हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपशिख हायस अकेडमी। सो ये हमारा पॉलिटी सीरीज़ का ही लेक्चर 5th है। सो लास्ट टाइम हमने क्या क्या कवर किया? सो वी हैव कवर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। So far we have covered the historical background, making of the constitution, salient features of the constitution. Historical background में भी studied about the Charter Act जो कि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे इंडिया के लिए। फाइन, सो उससे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उसको तो हमने एज इट इज़ उसका काफ़ी जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। फाइन, सो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन वी स्टडीड अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने स्टडी किया कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया, एंड ऑल्सो द ड्राफ्टिंग कमिटी जिन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, कौन उसके मेंबर्स थे। सो किस किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसके बारे में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑलराइट, उसके बाद हमने पढ़े सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट जो बन के तैयार हो गया था, फिर हमने देखा कि इस फ्रेमवर्क जो ये हमने तैयार किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे ये और कंट्री से डिफरेंट है, एंड क्या इसके पास सिमिलैरिटीज़ है विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट वर प्रेजेंट एट द टाइम। ठीक है, सो कैसे हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो एक लेंदी, एक बल्कि डॉक्यूमेंट था। ऑलराइट, वी ऑल्सो हमने देखा कि वहाँ पर जो है डिफरेंट सोर्सेज से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, जो भी अच्छी सोर्सेज थी इन अदर कॉन्स्टिट्यूशंस उनको उसमें लिया गया था। ऑलराइट, सो दीज वर ऑल द फीचर्स दैट वी स्टडीड अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है प्रीएम्बल, क्या इसका रेलेवेंस है, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सो प्रीएम्बल को बोलते हैं दैट प्रीएम्बल रिफर्स टू एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? इंट्रो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर उसका प्रीफेस देखें, एक समरी देखें, तो वो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, सो एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इट इज़ द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आप इस डॉक्यूमेंट में पढ़ने वाले हैं, वो सब प्रीएम्बल बताता है। ठीक, और क्या बताता है? सो जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्या राय है प्रीएम्बल के बारे में। सो N.A. पलखीवाला सेड दैट इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। देन it is now the preamble of the Indian Constitution is based on the objectives resolution moved by पंडित नेहरू। सो पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1946 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास करे थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो उस टाइम पर भी हमने देखा कि ये जो प्रीएम्बल है ये कहाँ से अपने ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ये पास करा था। ठीक है, सो प्रीएम्बल उस पर ज़्यादातर बेस्ड है। सो अब समझते हैं प्रीएम्बल के टेक्स्ट को। फाइन, सो प्रीएम्बल सेज, सो दिस इज द प्रीएम्बल, इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि पीपल ऑफ इंडिया कुछ बोल रहे हैं। सो दे आर सेइंग वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये 5 चीज़ें बोली: सोशलिस्ट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स व्हाट वी सिक्योर, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all fraternity. Fine, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So ये क्या है? ये टेक्स्ट है प्रीएम्बल का एज इट इज। ऑलराइट, सो ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है प्रीएम्बल का, इसको हम बिट बाय बिट समझेंगे कि कैसे एक इतना सा टेक्स्ट पढ़ के हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये समरी एंड एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हम समझते हैं। ऑलराइट,
ठीक है। सो ये टेक्स्ट पढ़ के आपको क्या समझ में आया फिलहाल? तो अगर हम इस टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, सो वी सी दैट देयर आर सम कंपोनेंट्स टू दिस प्रीएम्बल, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग क्या है? द सोर्स। सोर्स क्या है? मीन्स दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये किससे स्टार्ट हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमें क्या मिली? दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले हमें क्या पता चला कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेचर। किसका नेचर? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। क्या लिखा है प्रीएम्बल में? दैट द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इज सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो ये क्या है? दिस इज द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, इंडियन स्टेट दैट हैज़ बिन क्रिएटेड थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को जिस तरीके का नेशन बनाया है, दिखाया है, वो जो है हमें प्रीएम्बल से पता चल गया कि किस तरह का इंडियन पॉलिटी बना है, ठीक है। सो द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। देन इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या अचीव करना चाहता है? व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ये जो 4 वर्ड्स हैं, दीज सिग्निफाई the objectives, the goals that the constitution strives to achieve, ठीक है। सो ये objectives भी हमें किससे पता चल गए? preamble से। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें पता चला डेट। डेट क्या है? डेट इज द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्या लिखा है? 26 नवंबर 1949, और जो 26 नवंबर है दैट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। सो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें अगर हम जो टेक्स्ट हमने अभी पढ़ा, ये जो हमने टेक्स्ट पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमें क्या पता चला? सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है, ठीक है, दैट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। देन हमें पता चला कि इंडियन स्टेट कैसी बनी है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना है। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी। देन हमारे पास क्या पता चला कि कौन से डे पर ये अडॉप्ट किया गया है। सो दीज ऑल वर मेंशन इन द प्रीएम्बल, जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मिली। ऑलराइट, नाउ अगर हम इसको डिटेल में समझें, जैसे जो वर्ड है सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये सब जो वर्ड्स हैं जो कि प्रीएम्बल में यूज़ किए गए हैं एंड देन एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज़ किए गए हैं, तो इनका क्या मतलब है, ठीक है। सो what is the significance of these words? So these are some of the key words that we will study now in detail. All right, so we'll start with the sovereign, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे sovereign. Now what sovereign implies? sovereign का क्या मतलब होता है? that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. डिपेंडेंसी नहीं है, हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हमारे खुद के डिसीजंस के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्री हमारे लिए लॉज बना के हमें दे रहा है, ठीक है। हम किसी कंट्री का डोमिनियन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वी ओ आर एलिजेंस टू सम अदर कंट्री, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले अगर हम देखें, जैसे ब्रिटिश जो थे वो हमें रूल करते थे, सो उस टाइम पर जो इंडिया था, अगर हम डोमिनियन होते ब्रिटेन का, तो वी वुड हैव ओन्ड आवर एलिजेंस टू द किंग और द क्वीन, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया किसी और कंट्री के किसी किंग या क्वीन किसी को भी एलिजेंस ओन नहीं करता है। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड हम जो अपने डिसीजंस हैं वो खुद से ले सकते हैं। ऑलराइट, इसमें किसी और कंट्री की इन्फ्लुएंस नहीं है। सो देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट। सो इंडिया के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। वी आर अ सोवरन स्टेट। वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। सो आपने ये न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि कभी भी जब भी फॉर एग्जांपल जैसे यूएस है, तो अभी रशिया यूक्रेन की जो इशू है, तो उसमें यूएस वांट्स कि हम जो है रशिया के थोड़ा अगेंस्ट बोले एंड ऑल दीज थिंग्स। अब जो इंडिया है वो बोलता है कि इंडिया इज़ अ सोवरन स्टेट, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हम यूएस से इन्फ्लुएंस होके या रशिया से इन्फ्लुएंस होके कोई चीज़ बोलेंगे या फिर किसी तरीके का डिसीजन लेंगे। सो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेटर है। फाइन, सो वी आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट। सो देयर इज़ नो अदर अथॉरिटी,
ठीक है. सो देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट. वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एक्सटर्नली. ऑलराइट. सो बीइंग अ सोवरेन स्टेट, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. तो वही कि हम इंडिपेंडेंट है तो हम एक्वायर भी करें अगर, तो वो सब भी है, हम खुद से ही डिसीजन लेंगे, या फिर अपना जो है खुद का भी टेरिटरी, अगर ऐसा होता है एक्सचेंज हो सकती हैं टेरिटरीज. ठीक है. सो ये भी हमारा खुद का ही इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा. सो हम टेरिटरी को भी खुद ही ओन करते हैं, कोई और इंडिया की टेरिटरी को ओन नहीं करता है. ऑलराइट. सो दिस वॉज अबाउट द सोवरेन स्टेट. अगर सोवरेन स्टेट बोली जाती है तो वो क्या होती है? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट. फाइन. सो सोवरेन के बाद अब यहाँ पे भी आप देखिए प्रियम्बल में जो नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट आता है. अब जो सोशलिस्ट है, जब प्रियम्बल का फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनके तैयार हुआ था, सोशलिस्ट उसमें नहीं था. ये ऐड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. सो 1976 में ये जो वर्ड है प्रियम्बल में डाला गया है. ऑलराइट. अब ये जो प्रियम्बल में ऐड किया गया, मतलब पहले ये नहीं था, तो जब ऐड किया गया क्या तब हम एक सोशलिस्ट कंट्री बने? ऐसा नहीं है. ऑलराइट. जो सोशलिस्ट नेचर है इंडियन स्टेट का वो ऑलरेडी वॉज देयर, बट वो इम्प्लिसिट था. फाइन. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें काफ़ी सारे सोशलिस्टिक आइडियाज़ हैं. ठीक है. गांधीयन जो आइडियाज़ हैं, सोशलिज्म के ऊपर जो आइडियाज़ हैं, वो सारे ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थे, पर इसको एक तरह से एक्सप्लिसिट किया गया, इसको मैनिफेस्ट किया गया इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट. ठीक है. सो हमने क्या ऐड किया? वर्ड सोशलिस्ट. इट हैज़ बिन एडेड टू द प्रियम्बल. नाउ द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म is a democratic socialism and not a communistic socialism. अब सोशलिज्म भी कुछ टाइप्स का होता है. फाइन. अगर हम बात करते हैं चाइना जैसी कंट्रीज़ का, ठीक है, तो वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म फॉलो करते हैं. उसमें क्या है कि किसी के पास भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है. ऑलराइट. नोबडी, जैसे हम इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करते हैं, पर चाइना में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. वो सब किसके पास होता है? स्टेट के पास. फाइन. सो इन अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म there is a nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property. So सब क्या होता है? स्टेट के अंडर होता है. ऑलराइट. ये है कम्युनिस्ट टाइप ऑफ सोशलिज्म. देन इंडिया का क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. इसमें क्या है? वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड. अब जो सोशलिज्म है ये बेसिकली आता क्यों है? ये आता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनके वेलफेयर के बाद जब होती है एक वेलफेयर स्टेट, जब हम एस्टैब्लिश करते हैं, वो एक सोशलिज्म की तरफ होता है. ठीक है. हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं, मींस कि हमारे पास जो है ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को गवर्नमेंट ऑन करती है. वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी. कुछ प्राइवेट ओनरशिप है, कुछ पब्लिक ओनरशिप है. फाइन. सो इस तरीके से हमारा जो सोशलिज्म है वो वेलफेयर की तरफ काम करता है, एक वेलफेयर इकोनॉमी बनाने की तरफ काम करता है. ठीक है. इसी को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो वही वाली बात है कि अगर हम एक सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम एक वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो उन एरियाज़ पे फोकस करेगी जिससे कि पॉवर्टी कम हो. फाइन. लोगों को इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल स्टेटस मिले. ऑलराइट. सो ये सब चीज़ें जब हम प्रोवाइड करते हैं वो एक वेलफेयर इकोनॉमी है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक है. सो हमारा इस तरीके का सोशलिज्म है. नाउ इंडियन सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म लीनिंग हेविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म. ठीक है. सो ये आइडियाज़ जो हैं गांधीयन सोशलिज्म के जो आइडियाज़ हैं, as I previously mentioned, they are in the directive principles of state policy. जो गांधीयन सोशलिज्म था इट वॉज मेजरली कि जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं दे हैव देयर ओन सेल्फ गवर्निंग, उनके पास स्वराज हो. फाइन. देयर इज़ अ क्लासलेस सोसाइटी हो, तो और इक्वालिटी हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, सेल्फ सफिशेंट हो वो लोग. तो इस तरीके का जो है सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म था.
तो ये सब जो प्रोविजंस हैं कुछ ना कुछ जो है हमारे DPSPs में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज इंस्टीट्यूशंस हैव बिन इन प्लेस। सो ये क्या है, ग्रास रूट लेवल पे ही वो सोशलिज्म अचीव करने के लिए, वो वेलफेयर स्टेट अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सोशलिस्ट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक, सो वी हैव स्टडीड द सोवरन एज वेल एज द सोशलिस्ट। नेक्स्ट इज सेकुलर। ठीक है, अब जो सेकुलर है, ये जो वर्ड है ये भी बाद में ही ऐड हुआ है बाय द 42nd अमेंडमेंट। अब फिर से वही डिबेट कि क्या जब ये वर्ड ऐड किया गया इन 1976, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया है, 1949-50 में बन के तैयार हो गया है, फाइन। सो तब हम सेकुलर थे, या फिर जब 1976 में ये वर्ड प्रेम्बल में मेंशन किया गया तब हम सेकुलर हुए? ऐसा नहीं है, सेकुलर हमेशा से ही हैं हम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी प्रोविजंस हैं जो कि हमें सेकुलर स्टेट दिखाती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, ये क्या है, रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है सबको। सो ये एक सेकुलर स्टेट का ही प्रोविजन है। ठीक, जस्ट ये जो वर्ड सेकुलर है ये ऐड किया गया इन द 1976। ऑलराइट, नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इंडियन स्टेट है उसका खुद तो कोई रिलीजन नहीं है, बट वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, फाइन। सो हम सभी रिलीजन्स को सेम स्टेटस देते हैं, सो दे हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। सो इंडियन स्टेट का एज इट इज़ कोई रिलीजन नहीं है, बट जो भी रिलीजन्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कितने ज़्यादा नंबर्स हैं कितने कम नंबर्स हैं, irrespective of their strength they get the equal status, equal opportunity and equal respect from the Indian state। ठीक, ये है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि हमने अपनी इंडियन स्टेट को रिलीजन से अलग नहीं किया है। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, फाइन। सो जो फ्रांस है उसमें एक कॉन्सेप्ट है ले साइड बोलते हैं उसके सेकुलरिज्म को। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। आप काफ़ी बार न्यूज़ में सुनते होंगे, इस पर काफ़ी टाइम से डिबेट चल रहा है कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक, जो फ्रांस है वो क्या फॉलो करते हैं कि जो चर्च है, जो रिलीजन है, इट इज़ टोटली सेपरेट फ्रॉम द इंडियन, फ्रॉम दैट फ्रेंच स्टेट। ठीक है, सो जो उनका नेशन है, जो उनकी स्टेट है और जो चर्च है वो पूरी सेपरेटेड है। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप अगर फ्रांस में हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी रिलीजन, आप जो है पब्लिकली अपना रिलीजन शो नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप क्रॉस नहीं लगा सकते, आप हेड स्कार्फ, अगर मुस्लिम है हेड स्कार्फ नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट वियर टर्बन्स। ठीक है, सो इस तरीके का कोई भी जो रिलीजियस सिंबल है ये आप पब्लिकली शो नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप फ्रांस में हैं तो आप सिर्फ एक फ्रेंच सिटीज़न हैं, आप किसी अपनी जो एलिजेंस है रिलीजन को वो शो नहीं कर सकते हैं। पर इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट नहीं लिया। इंडिया ने कॉन्सेप्ट लिया कि आप जो भी रिलीजन है आपको पूरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। ठीक, तो रिलीजन कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक, सो इस वजह से हम सबको रिलीजन फॉलो करने का फ्रीडम देते हैं एंड ऑल्सो द स्टेट जो है उन सबको इक्वली सपोर्ट करता है। ऑलराइट, बट इंडियन स्टेट का अगर खुद देखें, इंडियन स्टेट खुद सेकुलर है, वी डोंट हैव अ रिलीजन। इंडियन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट वी आर ऑल्सो नॉट एंटी रिलीजियस। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट द इंडियन स्टेट। इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या है सेकुलरिज्म का मतलब। ऑलराइट, so the next word, so we have done socialist, we have done sovereign, socialist, secular, now we are moving towards the democratic। so democratic का क्या मतलब है, तो डेमोक्रेसी के बारे में तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, it is ruled by the people। ठीक है, so democratic polity is based on the doctrine of popular sovereignty। popular sovereignty means who are having the supreme power, the people। ठीक है, because डेमोक्रेटिक ये ग्रीक वर्ड है, डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटे मीन्स रूल। ठीक है, सो पीपल का रूल जहाँ पर होगा, जिनके पास सुप्रीम अथॉरिटी होगी, उसको हम एक डेमोक्रेसी कहेंगे। फाइन, नाउ डेमोक्रेसी जो होती है दो तरीके की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो डायरेक्ट हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि पीपल जो है अपनी पावर
डेमोक्रेसी में पीपल के पास पावर है, फाइन. सो द पीपल आर एबल टू एक्सरसाइज देयर पावर डायरेक्टली. ठीक, सो नाउ they are exercising their supreme power directly. So we have 4 devices of direct diplomacy, direct democracy. All right, so क्या है devices? referendum, initiative, recall, plebiscite. So क्या है, अब हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की. स्विट्ज़रलैंड जो है उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. सो क्या होता है उसमें, फॉर एग्जांपल जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कोई लॉ लेकर आते हैं, तो अगर वो एक रेफरेंडम डालते हैं कि अगर तो लोगों को ये लॉ पसंद है तो वो इन फेवर वोट करें, अगर नहीं चाहते हैं कि ये लॉ आए तो वो अगेंस्ट वोट करें. तो पीपल डायरेक्टली उस लॉ पे वोट करते हैं. इंडिया में तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा, फाइन, कि कोई लॉ आए और हमसे पूछा जाए. तो हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वी कैन नॉट एक्सरसाइज दिस, फाइन. और इसी में ये तो हो गया रेफरेंडम की गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली लॉ पे वोट्स मांग रही है, ठीक, अगेंस्ट और फेवर में बताएं. देन देयर इज़ रिकॉल, प्लेबसाइट, ये भी सब वही है. रिकॉल में क्या रहता है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी है उसको अगर लोग रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिकॉल जो पावर है अपनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो वो उस अथॉरिटी को, उस पब्लिक अथॉरिटी को उस सीट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक. तो ये सब चीज़ें इंडिया के पास तो नहीं है. तो इंडिया के पास क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, फाइन. सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स elected by the people exercise the supreme power and thus carry on government and make the laws. मतलब कि हम जो हैं कुछ लोगों को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, उनको इलेक्ट करते हैं एंड वो जो है सुप्रीम लॉ मेकिंग जो पावर है वो एक्सरसाइज करते हैं. ऐसा ही है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहते हैं उनको कौन इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं एंड उनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पे लॉज बना सकें, ठीक. सो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली लॉज बना रहे हैं, बट वी हैव आवर ओन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, ठीक है. सो ये जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं ये हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. सो वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ऑल राइट, सो दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो इंडिया की है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है. अब ये भी 2 तरीके की होती है, वन इज पार्लियामेंट्री एंड द अदर इज प्रेसिडेंशियल. ऑल राइट, नाउ इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हमने पहले भी बात करी थी कि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, सो जैसे एक एग्जीक्यूटिव होता है एंड एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, तो वो खुद एक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से वर्क करते हैं, फाइन. इफ़ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस, एग्जीक्यूटिव रहता है एंड लेजिस्लेटिव बॉडी रहती है एंड दे वर्क थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है अगर वो कोई काम करेगा, कोई डिसीजन लेगा, तो उसको पार्लियामेंट में जाके यानी लेजिस्लेचर में जाकर जवाब देना होगा. दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल. ऑलराइट, इन दिस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस, ठीक. सो हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ऑलराइट, सो दिस इज आवर सिस्टम. Now, the term democratic is used in the preamble in a broader sense. Fine. अब जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया गया है, इट डज़ नॉट ओनली कंटेन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स कि हमारे पास राइट टू वोट है, उससे हमने लोगों को इलेक्ट किया, वो पार्लियामेंट में गए, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है. पर ऐसा नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ब्रॉडर टर्म मानता है डेमोक्रेसी को, ठीक. सो वी ऑल्सो टॉक अबाउट हैविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है. और इसी के बारे में बी आर अम्बेडकर ने भी बात करी थी, दैट ही सेड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी. तो अगर हम ये डेमोक्रेटिक वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं देखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी हो गया तो आपको सिर्फ वोट करने का अधिकार है. इसके साथ साथ यू हैव सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है कि हम जो सोसाइटी है, ठीक है, उसको भी एक इगैलिटेरियन, एक इक्वल सोसाइटी बनाने की तरफ स्ट्राइव करते हैं. एक इस तरीके की सोसाइटी जो कि इकोनॉमिकली भी इक्वल हो, फाइन, इनइक्वालिटीज़ कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर से हो. तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस देखेंगे जो कि सोशली भी लोगों को अपलिफ्ट करता है, ठीक है. तो एक सोशल डेमोक्रेसी भी, एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी लाने की बात करते हैं.
ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द डेमोक्रेसी, किस तरीके का डेमोक्रेटिक रूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया है. ऑलराइट, नाउ सो वी हैव डन सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक. फाइन, सो ये हमने 4 वर्ड्स जो है स्टडी कर लिए हैं. नाउ द 5th वर्ड दैट इज द रिपब्लिक. ऑलराइट, सो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है जो हम अभी बात करके आए हैं, तो अगर कोई डेमोक्रेसी है उसको 2 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट कैन बी अ मोनार्की, ठीक है, या फिर वो एक रिपब्लिक हो सकता है. ये भी हमने पहले डिस्कस किया था. मोनार्की क्या होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन द हेड ऑफ स्टेट, कि आपका हेड ऑफ स्टेट कौन है, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी आपके कंट्री में कौन है. अगर तो वो किंग या फिर कोई क्वीन है तो वो क्या होगी? मोनार्की होगी, बिकॉज वो हेरिडेटरी हो जाएगी. जो किंग्स हैं वो बाय सक्सेशन जो है उस कंट्री को रूल करेंगे, उस कंट्री के हेड ऑफ स्टेट बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, ठीक है, जिसमें प्रेजेंटली किंग चार्ल्स है. ऑलराइट, सो दैट विल बी अ मोनार्की. बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई रूल नहीं है. फाइन, सो हमारा इंडिया क्या है? रिपब्लिक है. हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? इलेक्टेड है. सो ठीक है, वी हैव इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो कि इलेक्शन क्या हो सकता है? डायरेक्टली भी किया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी. डायरेक्ट इलेक्शन क्या होगा कि हम प्रेसिडेंट अगर हम बताते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें. ठीक, सो क्या ऐसा हुआ है कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वोट देने गए हैं? नो. सो जो हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है. ठीक, ये आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, कैसे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मिलकर जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. तो आर प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट वी आर अ रिपब्लिक, ये है. फाइन, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है. ऑलराइट, सो द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट. फाइन, एंड ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. ये वही बात आ गई, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years. ठीक, सो ये है डिफरेंस कि अगर हम बोलते हैं इंडिया एक रिपब्लिक है, उसका क्या मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वी हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. ऑलराइट, एंड ऑल्सो रिपब्लिक का एक जो कुछ और मीनिंग्स हैं वो क्या है? ऑल्सो मीन्स वेस्टिंग ऑफ पोलिटिकल सोवरेंटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग. सो वही वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कोई हेरिडेटरी सक्सेशन से कोई किंग बन रहा है, क्वीन बन रहा है, ऐसा नहीं है. Second, the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination. So, अगर आप एलिजिबल हैं टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो कोई भी इंडिया में प्रेजिडेंट की सीट पे जाकर उसको बैठ सकता है. दे कैन बी द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सो ऐसा नहीं है कि आपको सो एंड सो क्लास से आना है, सो एंड सो रिलीजन से आना है तभी आप प्रेजिडेंट बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो इंडिया जब रिपब्लिक की बात करता है तो इसका मतलब यही है कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है जो कि उस अथॉरिटी, उस सीट को ऑक्यूपाई कर सकती है. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द रिपब्लिक. ठीक, सो हमने अभी जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो ये 5 वर्ड्स थे, हमने इन 5 वर्ड्स की जो है अच्छे से डेफिनेशन समझ ली है. ठीक, सो अगर ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होंगे तो हमें पता होगा कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है, किस वे में यूज़ हो रहे हैं, इनका क्या मतलब है, मीनिंग है. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट कि हमने जो इंडियन स्टेट बनाई है उसका क्या नेचर है. ऑलराइट, तो आगे मूव करते हैं. नाउ वी टॉक्ड अबाउट, आगे जो सेंटेंस है दैट इज टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस. सो सबसे पहले क्या बात हुई? जस्टिस की, कि हम जो हमारे अब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में मेंशन है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज जस्टिस. किस तरीके का जस्टिस? जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो हम किस तरीके का जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं? इन 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. फाइन, द आइडिया ऑफ जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द Russian Revolution. It has been taken from the Russian Revolution of 1917. तो ये जो जस्टिस की उस टाइम बात हुई थी, तो वही हमने सेम आइडिया लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड इट इज़ सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स.
सो जो ये 3 तरीके का जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने प्रियम्बल को क्या बोला है? प्रियम्बल को बोला है दैट इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें आने वाली हैं वो इस प्रियम्बल ने शो किया है। ठीक, सो इसी तरीके से जैसे कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट, जिसमें जो है इन जस्टिस के जो पैरामीटर्स जो हम बात कर रहे हैं सोशल इकोनॉमिक, वो दिए गए हैं। ठीक, सो सोशल जस्टिस क्या मतलब है इसका? इट डिनोट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन। ठीक है, सो विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, किसी का कास्ट, किसी का रिलीजन, इसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? सोशल जस्टिस है, सोसाइटी को क्या है? इक्वल माना जा रहा है। ठीक है, इसका और क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी से कुछ गलती होती है तो अगर वो फ्रॉम हायर कास्ट आ रहा है तो उसको कम पनिशमेंट होगी, लोअर कास्ट है तो ज़्यादा रहेगी, या फिर अदर वे अराउंड। तो इस तरीके की चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है सोशल जस्टिस है, हर एक इंसान इंडिया में इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ। ऑलराइट, सो इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू any section of the society. And also we talk about, अगर social justice की बात करते हैं, so we talk about improvement of the condition of the backward classes, SCs, STs, OBCs. so ये सब जो provisions है ये भी mentioned है in the Constitution of India, कि जो भी historically discriminated classes रही हैं, कास्ट रही हैं इंडिया में, तो उनको भी जो है हम अपलिफ्ट करें, उसको भी सोशल जस्टिस का ही पैरामीटर में लाया जाता है। ठीक है, सो जब भी हम न्यूज़पेपर में कुछ वर्ड पढ़ते हैं सोशल जस्टिस, उसका मतलब यही है कि सोसाइटी में हर किसी के साथ में जस्टिस रहना चाहिए, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। सो इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो कोई रिच है, कोई पुअर है, उसके बेसिस पे भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहना चाहिए। देयर शुड बी नो इनइक्वालिटीज़। ठीक है, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं इन इनकम, प्रॉपर्टी, वेल्थ। तो जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक जस्टिस। ऑलराइट, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इसको अगर हम इकट्ठे बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों? क्योंकि जो भी इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द वेल्थ, इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इनकम, इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हर किसी के पास। हर किसी के पास इक्वल प्रॉपर्टी है, सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, देयर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो अगर हम एक इक्वल सोसाइटी लेने की बात करते हैं, ठीक है, सो जो ये रिच एंड पुअर में जो इतना ज़्यादा डिवाइड है, अगर हम उसको थोड़ा कम करने की, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, सो वी आर प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक, नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल जस्टिस। दैट मीन्स कि हर किसी को पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, इक्वल एक्सेस मिली है पॉलिटिकल ऑफिसेस की। ऐसे नहीं कह सकते आप इस रिलीजन से हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप इस रिलीजन से हैं तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल राइट्स भी प्रॉपर मिली हैं, ऐसा नहीं बोल सकते दैट आप वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव पॉलिटिकल जस्टिस। तो कितने तरीके का जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट जस्टिस। नाउ नेक्स्ट इज लिबर्टी। सो किस तरीके की लिबर्टी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है द पीपल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करने की इंटेंशन रखता है, गोल रखता है। Alright, so the preamble secures to all its citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship. अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो है पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास करा था, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है इसी चीज़ की बात हुई थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों की बात हुई थी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं, द प्रेम्बल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑलराइट, तो हम थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक, इन सब की लिबर्टी की बात करते हैं। सो ये सब प्रोविजंस जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे कि वहाँ पर ये प्रेजेंट है। ऑलराइट, जो टर्म लिबर्टी है, अगर हम वैसे लिबर्टी को समझना चाहें, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स
ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि देर आर नो रिस्ट्रेंट्स फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, जो भी उनका वे ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से भी जो इंसान अपनी लाइफ जीना चाहता है, सो देर इज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन दैट। ठीक है, यू आर फ्री, यू हैव द फ्रीडम टू चूज एनी वे ऑफ लाइफ, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। एंड साथ ही साथ हम जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ अच्छे से डेवलप हो सके। ऑलराइट, सो दिस इज़ अबाउट लिबर्टी, द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ठीक, तो अगर हमने ये बोल दिया कि हाँ फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें मैंने बोला कि ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, बट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई वे ऑफ लाइफ चूज़ करते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे का वे ऑफ लाइफ ख़राब करो। ऑलराइट, सो द लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू एनीथिंग। ऑलराइट, सो जो लिबर्टी वर्ड यूज़ किया गया है इन द प्रीएम्बल, और यू कैन से इन द फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। ठीक है, सो देर आर सम रिस्ट्रेंट्स जो कि हमने वहाँ पर रखे हैं सो दैट कि आपके वे ऑफ लाइफ की वजह से किसी और का वे ऑफ लाइफ ना खराब हो। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दैट हैज़ बीन इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो वहाँ पर जो यही आइडियाज़ थे सबसे मेन थे अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सब जो आइडियाज़ है ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Alright, now the next idea, that is equality. So we have studied the justice, we have studied about liberty, now we'll talk about equality. ठीक है, सो किस तरीके की इक्वालिटी जो है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो द टर्म इक्वालिटी, अब जो इक्वालिटी है उसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो वही है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी को कि यू आर कमिंग फ्रॉम दिस कास्ट, यू आर कमिंग फ्रॉम दिस रिलीजन, तो आपको यहाँ पर कोई स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ इक्वल एंड प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़, एंड हर किसी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, सो द प्रोविजन एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। सो 3 तरीके की इक्वालिटी जो है एनविजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, सिविक इक्वालिटी ये आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें है राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ऑलराइट, सो ये जो बात करता है ये सिविक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सो देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो इन सब चीज़ों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, दैट इज़ इक्वालिटी। ये है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में हम पढ़ेंगे। देन इन द फंडामेंटल राइट्स, देन पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें कैसे मिलती है? दैट नोबडी इज़ डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस। ठीक है, सो अब ये पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या हुई कि किसी को हमने रिलीजन के बेस पे है वोट्स देने का अधिकार नहीं दिया है। ठीक, सो ये वहाँ पे इक्वालिटी है। देन इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, ये आर्टिकल 326 है। सो ये क्या बोलता है कि जितने भी लोग हैं फ्रॉम 18 टू 18 अबव, ये जो लोग हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है। दैट मीन्स कि जितने भी लोग हैं वो सभी वोट कर सकते हैं जो इस एज लिमिट में है। ठीक, अब ये जो हमें देखने से बहुत नॉर्मल लगता है कि यह सबको वोट का अधिकार इक्वली दिया है, जबकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उनको 1965 तक वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है, सो उन्होंने बहुत लेट यूनिवर्सल सफरेज दी। ठीक, सभी को अधिकार दिया, बट हमने पहले से ही, हमने जब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी में ही, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड कहीं से भी आते हों, दे आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स। और ये ऐसा नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी ये हमारा थॉट प्रोसेस था, उससे पहले भी जब हम हिस्ट्री में पढ़ोगे तो हमारे जो उस टाइम इंडियन कांग्रेस थी
उसके अगर आप रेजोल्यूशंस देखोगे वो हर बार यही बात करते थे, वी वांट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। हम किसी को किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते। जैसे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी, उन्होंने भी काफ़ी देर तक जो है विमेन को राइट नहीं दिया था वोट करने का। ठीक है, सो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे कभी था ही नहीं। वी वर थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग एवरीवन द इक्वल राइट टू वोट। सो ये हम इक्वालिटी तभी से प्रमोट कर रहे थे। देन इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? वी सिक्योर मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सबको इक्वल राइट मिले, ठीक है। एंड देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये जो है हमारे DPSP's आर्टिकल 39 जो है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इवन वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन, आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी है। आप किसी भी एरिया से आ रहे हैं उसमें भी आपको इस चीज़ की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक, सो इस तरीके की इक्वालिटी हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है हमारी सोसाइटी में। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट इक्वालिटी। देन द नेक्स्ट टर्म इज फ्रेटर्निटी। तो अभी हमने बात कर ली है अबाउट जस्टिस, वी हैव टॉक्ड अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी। नाउ टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी assuring द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इसमें हम समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी? इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि जितने भी लोग, जो सारे भारतीय नागरिक, ठीक है, जो भारत के सब लोग हैं, तो एक भाईचारा है उनके बीच में। सो ये इस पे डिपेंड नहीं करता दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट। ठीक, सो वी आर प्रमोटिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये हम फ्रेटर्निटी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, कि वी हैव अ कॉमन ब्रदरहुड। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस एरिया से आ रहे हैं, इस स्टेट से आ रहे हैं, तो फिर वहाँ के आप अलग सिटीज़न हैं, अगर आप उधर से, ऐसा नहीं है। हर कोई जो है इंडियन सिटीज़न है। और ये क्यों लाया गया है? ताकि जो है हर एक के बीच में, चाहे कोई कहीं से भी आ रहा है, किसी भी सोसाइटी से आ रहा है, किसी भी लैंग्वेज से आ रहा है, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, वो एक इंडियन सिटीज़न की तरह ही अपने आप को देखे। ठीक है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी बोलती हैं दैट इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, सो ये हमारी ड्यूटी भी है ताकि हम इस भाईचारे को प्रमोट करें। ठीक, सो जो भी हमारे जो कई जैसे पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं जो कि रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज़ ऑब्वियसली दे वांट टू रूल, दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ रिलीजन। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ ऑपोजिट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहता है, फ्रेटर्निटी प्रमोट करना चाहता है। ठीक है, देन इज, सो नेक्स्ट टर्म क्या यूज़ करी गई है? तो फर्स्ट इज़ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी है भाईचारा। देन द नेक्स्ट टर्म इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये वर्ड यूज़ किया गया ना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन, अब किसी को भी हम क्या कहेंगे अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ठीक है, सो हम क्या कहेंगे? दे आर लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ मटीरियल बेटरमेंट से नहीं, बल्कि इट ऑल्सो रिकग्नाइज पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एज सेक्रेड। सो क्या है कि जो डिग्निटी है वो हर एक इंसान की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, कोई अलग अलग एरिया से आता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उनको हम डिग्निफाइड लाइफ ना दें। ठीक है, सबका अपना अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है। सो हर एक को एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट दे हैव इक्वल रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ठीक है, सो ये भी फ्रेटर्निटी है, ये भी उसको ही प्रमोट करेगा। ठीक, सो एक अगर हम इक्वालिटी रखेंगे, अगर हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे, तो ये भी एक कॉमन ब्रदरहुड जो है प्रमोट करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देन द फ्रेज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इज ऑल्सो एडेड। ठीक है, सो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। सो ये फ्रेटर्निटी के अंडर क्यों है? आप खुद सोचिए कि इफ़ वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द नेशन, ठीक है, अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सो जो हर एक इंसान है वो क्या है, एक दूसरे से भाईचारे की तरह रहे। ठीक है, एक पीसफुल सोसाइटी अगर बनेगी, अगर ये कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग सब में रहेगी, तो क्या होगा, अपने आप ही इंडिया स्ट्रांग होगा। ठीक है, सो इसी वजह से फ्रेटर्निटी के अंडर इसको रखा गया है दैट फ्रेटर्निटी विल इवेंचुअली प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
ऑल राइट. So unity and integrity of the nation embraces psychological and territorial dimensions of the national integration. So national integration के लिए जो fraternity का concept है ये important है. The word integrity has been added in the preamble by the 42nd Amendment of 1976. So जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी अभी तक अमेंडमेंट हुई है सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है, दैट इज़ दिस 42nd अमेंडमेंट. ठीक, इसने जो है और भी वर्ड्स ऐड किए थे. सो व्हाट वर द अर्लियर वर्ड्स? सोशलिस्ट एंड सेकुलर, एंड साथ में एक और वर्ड हो गया इंटीग्रिटी. सो जो ये अमेंडमेंट हुई इन 1976, इसने ये 3 वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक, सो दिस इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड. नाउ इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, वही कास्टिज्म, लिंग्विज्म. ठीक है, सो इस तरीके की जो भी ऐसी वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया को डिवीज़न की तरफ लेके जाएंगी, सो उन सब से जो है हमने लड़ना है. फाइन. सो इट एम्स टू ओवरकम दीज हिंडरेंसेस जो भी नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ना चाहेंगी. सो इस वजह से फ्रेटर्निटी के अंडर ही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लिया गया है. ठीक, कॉमन ब्रदरहुड होगा, भाईचारा होगा, तो हम खुद ही इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट में बात करेंगे. ऑल राइट, फाइन. सो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल. तो अब आपने प्रेम्बल का पूरा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से समझ लिया, उनके जो अलग अलग कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया. सो अब सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या सच में जो प्रेम्बल के बारे में बोला जाता है, इज़ इट ट्रू. फाइन. The preamble embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral, religious, on which constitution is based. Yes, अभी हमने पढ़ा है कि जो भी फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भी फंडामेंटल वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना चाहता है, इक्वालिटी लाना चाहता है, सोशल जस्टिस लाना चाहता है, ये सब चीज़ें जो लाना चाहता है ये प्रीएम्बल शो करता है. इज़ इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू. इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो हमने बीच में देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने भी जो अपने विजन्स रखे थे कि ऐसे ही सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए. तो प्रीएम्बल उनको दिखाता है. ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिखाता है. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो इट शोज, इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. नाउ इन द वर्ड्स ऑफ सर लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये किसके मेंबर थे? ही वॉज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. ठीक है. ही सेज द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रेम्ट सो लॉन्ग. तो जो भी एंटायर जो हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, जो हमारी स्ट्रगल रही है फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें हम जो भी जिस तरीके का एक नेशन बनाना चाहते थे, जो प्रेम्बल है उन सभी चीज़ों को, उन थॉट्स को, उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है. ऑलराइट. नाउ अनदर मेंबर, K.M. Munshi, he says that K.M. Munshi was also the member of drafting committee. He says that it is the horoscope of our sovereign democratic republic. अब देखिए जो sovereign democratic republic, अब जो words यूज़ किए गए, तो अगर आप कभी भी फॉर एग्जाम्पल आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा प्रेम्बल यूज़ होता है पॉलिटी के, सो वहाँ पर आप कभी भी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसी भी तरीके से यूज़ करोगे या फिर ये क्वेश्चन में आया होगा, तो अब आपको पता है कि इनका मीनिंग क्या है और आपको किस तरीके से इसको आंसर करना है या फिर इसको कैसे अपने आंसर्स में यूज़ करना है. ऑलराइट. Then Pandit Thakur Das, member of Constituent Assembly, he said the preamble is most precious part of the constitution. It is key to the constitution. It is a proper yardstick with which we can measure the worth of the constitution. तो वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कि एक यार्डस्टिक है ये प्रेम्बल. तो प्रेम्बल में सारे एस्पिरेशंस मेंशन है कि किस तरीके का हम कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके का हम कंट्री बनाना चाहते हैं. ठीक. सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को उन पैरामीटर्स पे मेजर करना चाहें कि क्या हम प्रॉपर सॉवरन हैं, क्या हम सेकुलर हैं, क्या हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे अगर मेजर करना है तो प्रेम्बल से हम इन यार्डस्टिक, एक यार्डस्टिक है प्रेम्बल, उस पर इसको मेजर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ को. ऑलराइट. सो दिस वाज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल, जो कि बिल्कुल ट्रू है एज वी हैव स्टडीड. ऑलराइट. नाउ एक और डिबेट थी कि अब जो प्रेम्बल है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, उसके बाद में प्रेम्बल को फ्रेम किया गया था. सो फिर कुछ डिबेट्स चली कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है. ठीक है. सो यही डिबेट होते होते ये सुप्रीम कोर्ट गया, एंड देन इन द बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960
सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, that the preamble shows the general purposes behind the several provisions in the constitution. उसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजंस दी गई हैं कि जैसे इक्वल पे देना है हर एक को, आइदर मैन और वीमेन, ठीक है। सो जो भी प्रोविजंस हैं उसके पीछे जो पर्पस है वो प्रीएम्बल शो करता है। इट इज़ द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, ठीक है। बट डिस्पाइट द रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, जो हमने अभी सिग्निफिकेंस पढ़ा, तो डिस्पाइट रिकॉग्नाइजिंग दिस, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या किया कि बताया कि हाँ प्रीएम्बल सिग्निफिकेंट है पर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये वो बोलता है बेरुवारी यूनियन केस ऑफ 1960। ऑलराइट, देन एक और केस है, नेक्स्ट केस इज केशव नंद भारती केस ऑफ 1973, जो कि फिर इसी चीज़ को एनालाइज करता है दैट वेदर प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन, ठीक है, एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो बेरुवारी यूनियन ने ओपिनियन दिया था, सो उसको टोटली रिजेक्ट किया जाता है एंड बोला जाता है कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑब्जर्व दैट इट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द जो प्रीएम्बल बनाया गया है उसमें। तो अब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को क्या किया, रिजेक्ट किया, एंड नाउ प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट अगेन बोलता है इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। सो जो अब का व्यू है, जो प्रेजेंट व्यू है, वो ये है कि प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो प्रीएम्बल के बारे में हमने ये सब जाना। ओके, नाउ प्रीएम्बल बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। वी शुड नोट दैट अगर प्रीएम्बल को हमने पार्ट बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वी मस्ट रिमेंबर दैट प्रीएम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। सो ऐसा नहीं है कि जो प्रीएम्बल में प्रोविजंस लिखी गई हैं, जो लेजिस्लेचर है वो उससे अपनी पावर कोई डिराइव करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो प्रीएम्बल इज़ नॉट गिविंग एनी पावर टू दिस लेजिस्लेचर, की प्रीएम्बल जो चीज़ें बोल रहा है उससे लेजिस्लेचर पे कोई इफेक्ट हो रहा है। लेजिस्लेचर जो है वो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, उन पे बेस्ड है, उनसे अपनी पावर डिराइव कर रहा है, ठीक है। सो प्रीएम्बल एज इट इज़ कोई पावर उसको नहीं दे रहा है। देन प्रीएम्बल इज़ नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल मीन्स कि ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल में जो प्रोविजंस लिखी हैं उनको लेकर आप कोर्ट में चले जाएं कि ये नहीं मिला है, ठीक है, ऐसे जस्टिस लिखा है, ये नहीं हुआ है, ऐसे फ्रेटर्निटी लिखा है, ये नहीं हुआ है, तो इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, दैट इज़ प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि प्रीएम्बल में ऐसा सा लिखा है, मुझे ऐसा नहीं मिला, ठीक। सो इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में पता होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या प्रीएम्बल है, क्या उसकी प्रोविजंस हैं, और वैसे भी ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस हम किस तरीके का प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वालिटी कैसी है, लिबर्टी कैसी है, फ्रेटर्निटी कैसी है। देन अगर हम सोवरेन अपने आप को बोल रहे हैं, सेकुलर बोल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। सो येस, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब जो है एक तरीके से प्रीएम्बल मेंशन करता है। So this was all about preamble. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।